हाय फ्रेंड्स, तो अब हमने इस वीडियो में सार्कोइडोसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो सार्कोइडोसिस क्या होता है, नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर ये 20 to 40 ईयर ओल्ड फीमेल्स में होता है। और उसके अलावा इसमें मोस्ट कॉमन कंप्लेन क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, जैसे कि डिस्निया मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बड़ा होता है, देखो, एक तो TNF अल्फ़ा रेज्ड होता है, एक इंटरफेरॉन गामा। जो TNF अल्फ़ा होता है ये ब्रोंकोएल्वियोलर लिवाज में हम देख सकते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डिसीज़ एक्टिविटी या कह लो सीवियरिटी। ठीक है, और उसके अलावा होता है इंटरफेरॉन गामा ग्रैन्युलोमा। इंटरफेरॉन गामा की वजह से बनते हैं ग्रैन्युलोमास, ये दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, 4 फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली होती है, एक तो हमें पता ही है कि नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा दिखेगा। ठीक है, एक तो ये फाइंडिंग है, नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। दूसरी फाइंडिंग होती है नेकेड ग्रैन्युलोमा। अब नेकेड ग्रैन्युलोमा क्या होता है, जिसके आसपास WBCs का, लिम्फोसाइट्स का कॉलर नहीं होता। ठीक है, नो कॉलर ऑफ WBCs। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं एस्टेरॉयड बॉडीज़। ठीक है, एस्टेरॉयड बॉडीज़ और शॉमैन बॉडीज़। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या होती हैं। एस्टेरॉयड बॉडी सबसे पहले तो ये होती हैं इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, ये आपने याद रखना कि ये इंट्रासेल्यूलर होती हैं इसमें सार्कोइडोसिस में। अगर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर हैं तो ये किस में होती हैं, स्पोरोथ्रिक्स। ठीक है, फिर ये इसमें नहीं आएंगी, सार्कोइडोसिस में एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती हैं स्पोरोथ्रिक्स में। और वैसे ये होती हैं रेड स्टार शेप्ड। अगर इंट्रासेल्यूलर है तो ही सार्कोइडोसिस होएगा। ठीक है, उसके बाद शॉमैन बॉडीज़ होती हैं ब्लू वर्ल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू वर्ल ऑफ कैल्शियम, शॉमैन बॉडीज़। ठीक है, फिर उसके बाद हम जनरल पॉइंट्स पे आ जाते हैं। जब हम ब्रोंकोएल्वियोलर लिवाज करते हैं, अब देखो, वैसे तो ग्रैन्युलोमा बनता है बैक्टीरिया मारने के लिए, पर इसमें अननोन एंटीजन है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा, चीज़ें सेक्रीट करेगा, जैसे कि एस, इंटरफेरॉन गामा, विटामिन डी। ठीक है, ये सब को बढ़ा देता है। विटामिन डी बढ़ेगा तो कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एस भी बढ़ जाता है। और नॉर्मली CD4:CD8 की रेशो होती है 2:1, पर इसमें 3.5:1 हो जाती है। तो ये जो CD4 हेल्पर सेल्स बढ़े हैं ना, CD4TH1 सेल्स बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ होता है और उसी की वजह से ग्रैन्युलोमास बनते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जहाँ पे भी ग्रैन्युलोमा वर्ड आ गया वहाँ पे आपने याद रखना है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, ग्रैन्युलोमा मतलब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जनरल पॉइंट्स बताती हूँ कि जो केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा होता है और नॉन केजिएटिंग किस किस कंडीशन में होता है। केजिएटिंग तो होता है HTN में और नॉन केजिएटिंग होता है शिट में। ठीक है, केजिएटिंग HTN में मतलब हिस्टोप्लाज्मा। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, TB इफ़ इट इज़ गुड इम्यूनिटी, और नोकार्डिया। ठीक है, उसके अलावा नॉन केजिएटिंग होता है एक तो सार्कोइडोसिस। ठीक है, एक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, एक इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ यानी कि क्रोहन्स डिसीज़, और TB पुअर इम्यूनिटी में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इंटरफेरॉन्स के बारे में बताती हूँ। 3 होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा होता है एंटीवायरल। ठीक है, बीटा होता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। और गामा होता है जो ग्रैन्युलोमा बनाता है। ठीक है, गामा बनाता है ग्रैन्युलोमा। दैट्स इट।